अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर के ओपिनियन का लास्ट पैराग्राफ। आप सब ने नोट किया होगा कि हम जब भी डिस्कस करते हैं हम ओपिनियन का पहला पैराग्राफ डिस्कस कर रहे होते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन आज हम लास्ट वाला पैराग्राफ डिस्कस करेंगे कि उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और राइटर जो है वो किस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल करता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, वन होप्स दैट को हाईलाइट कर लेते हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स विल बी able to convince Trump's administration officials to keep Pakistan off the travel ban list। तो यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वन होप्स। होप के साथ एस क्यों लगाया गया, तो इसके लिए आपने एक बात अपने जहन में रख लेनी है कि समवन आ जाए, एनीवन आ जाए, नो वन आ जाए या अकेला वन आ जाए, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम इस्तेमाल करेंगे इनके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वाज का इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, आर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। और जो सिंगुलर है इसकी एक और हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो तो उसके साथ भी हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर समवन थर्ड पर्सन है, एनीवन भी थर्ड पर्सन है, नो वन भी थर्ड पर्सन है और वन भी थर्ड पर्सन है। तो इस वजह से हमने इनके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। और ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी सेंटेंस करेक्शन में, तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन किया करें। आगे पढ़ते हैं। डैट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, ये जो डैट है ये क्या है, क्या ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, तो ये तो हमारे पास आ गया नाउन। विल बी एबल टू कन्विंस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो आगे विल है ना, विल से आगे वाला सारा सेंटेंस हमारे पास वर्ब फ्रेज होगा, तो ये इसका नाउन फ्रेज पाकिस्तानी ऑफिशियल्स था और वर्ब फ्रेज होगा विल बी एबल टू कन्विंस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स टू कीप पाकिस्तान ऑफ। ऑफ एक एडवर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ को निकाल देना या दूर कर देना। दी ट्रैवल बैन लिस्ट, तो अब आप सोच के बताएं मुझे कि क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करने के लिए कि वो पाकिस्तान को निकाल दे ट्रैवल बैन लिस्ट से। तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और इसका सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। लेकिन इससे पहले वाला अगर क्लॉज देखें वन होप्स, तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ना ही इसका आगे कोई हम कह सकते हैं कि इसका कोई सब्जेक्ट या वर्ब आगे कुछ होगा जो कि इसका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो नहीं दे रहा है। तो वन होप्स एक डिपेंडेंट क्लॉज है और आगे वाला सेंटेंस एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है और इससे हमें पता चला कि ये डैट सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करवा रहा है। और इसके अलावा हम सबको पता है कि कोई एक ऐसा सेंटेंस आ जाए हमारे पास जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और इन दोनों को कनेक्ट किया जाए सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन की वजह से, तो ये हमारे पास आता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास है कम्प्लेक्स सेंटेंस। और आप सब ने नोट किया कि इस सेंटेंस में विल बी का इस्तेमाल किया गया है और कल हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें वुड बी का इस्तेमाल किया गया था। तो विल बी और वुड बी में क्या फ़र्क है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम उर्दू ट्रांसलेशन की बात करते हैं कि विल बी का मतलब क्या होता है और वुड बी का मतलब क्या होता है। विल बी की उर्दू ट्रांसलेशन है कि ऐसा होगा और वुड बी का मतलब है कि ऐसा हो सकता है। अब देखें, विल बी में हमने किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसके बारे में बात करनी है, जैसा कि इसमें बताया गया कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स विल बी एबल टू कन्विंस, मीन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, और वुड बी का इस्तेमाल हमने तब करना है जब पॉसिबिलिटी कम है, हम अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी है, हम प्रिडिक्शंस दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, हमारी जो स्टेटमेंट है वो फैक्ट बेस्ड नहीं है, तो तब हमने वुड बी का इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। आप प्रिडिक्शन दे रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो। अब ऐसा ना हो जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करो तो उसमें विल बी की जगह पर वुड बी का इस्तेमाल कर रहे हो और वुड बी की जगह पर विल बी का इस्तेमाल करो, तो इन गलतियों को जो है ना आपने अवॉइड करना है। आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ़ दे आर अनएबल टू डू सो कोमा द सिचुएशन इज़ लाइकली टू बिकम एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तानी अमेरिकन्स एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कोमा डॉक्टर्स कोमा एंड इंजीनियर्स फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस होता है कंप्लीट। आज हम उर्दू ट्रांसलेशन के थ्रू जानेंगे कि हम किस तरह ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो करते हैं ट्रांसलेशन इसकी। तो पहला सेंटेंस है इफ़ दे आर अनएबल टू डू सो, अगर ये ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो। सो की तो उर्दू यही होती है ना, तो क्या होगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा।
क्या इसका इफ़ेक्ट होगा, ये इससे हमें पता चला कि ये वाला सेंटेंस आगे वाले सेंटेंस पर डिपेंड हो रहा है। तो सिचुएशन जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी फॉर पाकिस्तानी अमेरिकन्स एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक हो गया, यहाँ पे हमें पता चल गया कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर इस तरह से किया गया है क्योंकि पाकिस्तानी अमेरिकन्स एंड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये इक्वल इन स्टेटस हैं, दोनों नाउन हैं, तो इस तरह इनका इस्तेमाल किया गया है दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह आगे वाला पढ़ें कि डॉक्टर्स एक प्रोफेशन है एंड इंजीनियर्स, तो दो प्रोफेशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए एंड का इस्तेमाल किया गया है। तो इनका आपने बहुत ख्याल रखना है, खासतौर पर कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन को इस्तेमाल करते हुए। तो बेसिकली ये सेंटेंस जो है ना, ये हमारे पास आता है कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि इफ़ जो है ये हमारे पास सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, दे आर अनएबल टू डू सो, ये वाला हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि आगे वाले सेंटेंस पर डिपेंड हो रहा है और डिपेंड करवा रहा है यहाँ पर सो, कि सो क्या होगा, फिर आगे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट करेगा, क्या कॉजेज़ होंगी फिर इसकी। तो सिचुएशन जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये इस वजह से हमें पता चला कि आगे वाले सेंटेंस पर जो है वो डिपेंड करवा रहा है हमें, इंडिपेंडेंट जो कि आगे वाला सेंटेंस है, तो ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड कर रहा है आगे वाले सेंटेंस पर, कि अगर ये ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो क्या होगा, सिचुएशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अब हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। इफ़ द बैन इज़ पास्ड कोमा देन परहैप द ओनली वे टू obtain a visa to the US would be through marriage to an American citizen। आगे फुल स्टॉप, तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस होता है कंप्लीट। अब देखिए स्टार्टिंग में इफ़ है और इसके बाद देन, तो इससे हमें पता चला कि पहले वाले में अगर इफ़ और उसके बाद देन का इस्तेमाल किया जाए ना, तो इसमें हमें कंडीशन बताई जाती है। ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होगा। तो राइटर ये लिखते हैं कि इफ़ दी बैन, बैन से मतलब है कि जो बैन लिस्ट ऊपर हमने पढ़ी ना कि बैन लिस्ट पास हो जाएगी, तो जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो कन्वेंस कर रहे हैं ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन को कि पाकिस्तान को उस बैन लिस्ट से निकाल दें। तो इसी तरह राइटर ने आगे हमें कंडीशन बताई है कि इफ़ दी बैन लिस्ट इज़ पास्ड, कि अगर ये लिस्ट पास हो जाती है, कंडीशन बताई गई है, कंडीशनल स्टेटमेंट है ये, देन फिर क्या होगा, परहैप द ओनली वे टू obtain अ वीज़ा टू द US वुड बी मीन अनसर्टेनिटी बताई गई है, प्रिडिक्शन बताई गई है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, लोग ऐसा कर सकते हैं, थ्रू मैरिज टू एन अमेरिकन सिटीज़न, कि अगर ये बैन लिस्ट पास हो जाती है तो परहैप का मतलब होता है कि शायद ऐसा कर सकते हैं लोग। परहैप द ओनली वे टू obtain अ वीज़ा टू द US वुड बी, अब यहाँ पर आपको वुड बी की समझ आ रही है ना कि किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। आगे हमने ऊपर विल बी और वुड बी को तफसील से डिस्कस किया है कि इन दोनों का मतलब कैसा होता है, कॉन्टेक्स्ट में हमने किस तरह इनको यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको विल बी की भी एग्जाम्पल मिल गई और वुड बी की भी एग्जाम्पल मिल गई कि हमने इन दोनों को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि ये जो लोग हैं वो अमेरिकन सिटीज़न से शादी कर लें वीज़ा लेने के लिए, ग्रीन कार्ड लेने के लिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमें बैन कर दिया तो हमारा तो जाना वहाँ पर बंद हो जाएगा, हमें नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। तो वहाँ जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो क्या होगा कि हम अमेरिकन सिटीजन्स के साथ शादी कर लें। अब देखिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल क्यों किया गया है, एन अमेरिकन सिटीज़न क्यों इस्तेमाल किया गया, दी अमेरिकन सिटीज़न क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया। तो देखिए 3 आर्टिकल होते हैं मेजर, आ, एन और दी। आ एन को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और जो होता है ना दी, इसमें डेफिनेट आर्टिकल होता है। हमें पता होता है अगर यहाँ पर दी होता ना तो एक स्पेसिफिक सिटीज़न की बात की जानी थी कि इस सिटीज़न से शादी कर लें, तो यहाँ पर तो ओवरऑल बात की जा रही है। अब पूरे पाकिस्तान ने एक सिटीज़न के साथ तो शादी नहीं ना कर लेनी, तो यहाँ पर इस वजह से इसको स्पेसिफिक नहीं किया गया कि इस सिटीज़न से शादी करनी है। एन अमेरिकन सिटीज़न मीन कि ओवरऑल बात की जा रही है। इसके अलावा ना एन का इस्तेमाल किया जाता है वोवल साउंड्स के लिए, और जो आ है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए। ठीक है, तो इनको भी आपने जहन में रख लेना है। और आ जो है अमेरिकन, ये एक वोवल साउंड दे रहा है। इसके अलावा ना इस सेंटेंस में देन का इस्तेमाल किया गया है, THEN, देन। एक देन होता है THAN। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, देन का इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना है और जिसमें ए आता है ये वाला इस्तेमाल हमने कहाँ पर करना है इस देन का। तो ये आपने मुझे खुद बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम किस तरह इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। अब आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। दोज हु को हाईलाइट कर लेते हैं, ऑलरेडी हैव वीज़ा, बट को हाईलाइट कर लेते हैं, आर नॉट करंटली इन द US,
विल लाइकली नॉट बी एबल टू गो, फुल स्टॉप, और यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस होता है कंप्लीट। अब इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो हमने बट पढ़ा, तो बट तो फैन वॉइस में आता है और फैन वॉइस जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। नहीं, देखें इस्तेमाल किस तरह से किया गया है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमने इससे पहले वाले दो वर्ड्स पढ़ें, हैव वीज़ा, तो हैव वीज़ा एक वर्ब फ्रेज़ है। इससे आगे वाला सेंटेंस पढ़ें, आर नॉट करंटली इन दी US, तो ये भी एक वर्ब फ्रेज़ है। तो ये तो दो वर्ब फ्रेज़ को आपस में कनेक्ट कर रहा है, दो क्लॉजेस को नहीं कर रहा है जो कि इक्वल इन स्टेटस हैं, बल्कि ये दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है जो कि इक्वल इन स्टेटस हैं। तो ये तो कंपाउंड सेंटेंस नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड था हु, इसको भी हमने हाईलाइट करवाया था कि इसका क्या मतलब है यहाँ पर। तो हु यहाँ पर क्या काम दे रहा है, तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि किसी इंसान को रेफ़र कर रहा है, रेफर्स टू पर्सन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हु का इस्तेमाल तो जो किसी इंसान को हाईलाइट करने के लिए या रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, कि दोज, उन लोगों की बात की जा रही है जिनके पास वीज़ा है। तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दोज को रिलेट कर रहा है उन लोगों के साथ जिनके पास वीज़ा है। ऑलरेडी हैव वीज़ा बट आर नॉट करेंटली इन द US, विल लाइकली नॉट बी एबल टू गो। अब देखिए दोज जो है हमारे पास आ जाता है नाउन फ्रेज, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑलरेडी हैव वीज़ा तो ये हमारे पास वर्ब फ्रेज आ जाता है। बट कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, आर नॉट करंटली इन द US, तो ये भी हमारे पास वर्ब फ्रेज है। विल लाइकली नॉट बी एबल टू गो, ये भी हमारे पास वर्ब फ्रेज है। तो यहाँ पर सिर्फ एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। मीन के अगर हमने तीन वर्ब फ्रेज पढ़े हैं, हैव वीज़ा, आर नॉट करंटली इन द US एंड आगे विल लाइकली नॉट बी एबल टू गो, ये सारे डिपेंड कर रहे हैं इस दोज पर। तो ये हमारे पास आता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आप सबसे मैंने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये जितने भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, इनको आपने याद कर लेना है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने याद किया होगा। ठीक है, कर लेना है याद अगर अभी भी आप लोगों ने नहीं किया तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, दोज हु हैव वीज़ा। अब हु को हाईलाइट कर लेते हैं, हैव वीज़ा बट को भी हाईलाइट कर लेते हैं, आर करंटली इन द US, मे बी एबल टू स्टे देयर अंटिल देयर वीज़ा एक्सपायर, बट को हाईलाइट कर लेते हैं, विल हैव ट्रबल रीन्यूइंग देयर वीज़ाज इफ़ दे लीव। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस होता है कंप्लीट। वैसे ये सेम ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर ये जो आगे बट विल हैव ट्रबल रीन्यूइंग देयर वीज़ाज इफ़ दे लीव, ये इस सेंटेंस ने जो है ना उसका मीनिंग चेंज कर दिया है, इसकी कंस्ट्रक्शन बदल दी है, स्ट्रक्चर बदल दिया है। दोज हमारे पास था नाउन फ्रेज, हु रिलेटिव प्रोनाउन, हैव वीज़ा वर्ब फ्रेज, बट हमारे पास कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, आर करंटली इन दी US, ये भी हमारे पास वर्ब फ्रेज है। तो जो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है ये दो वर्ब फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट कर रही है। मे बी एबल टू स्टे, ये भी आगे सारा हमारे पास वर्ब फ्रेज आ जाते हैं। तो अब आप इसका मीनिंग पढ़ें, भूल जाएं कि हमने नीचे वाला भी कोई सेंटेंस इसके साथ इसको कनेक्ट करके पढ़ना है कि बट विल हैव ट्रबल रीन्यूइंग देयर वीज़ा इफ़ दे लीव, इसको एक बार भूल जाएं। ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ें आप खुद से एक बार कि दोज हु हैव वीज़ा बट आर करंटली इन द US मे बी एबल टू स्टे देयर अंटिल देयर वीज़ाज एक्सपायर। क्या ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? तो बिल्कुल दे रहा है। और क्या इसमें इसका नाउन है? जी है, सब्जेक्ट है इसका, वर्ब फ्रेज भी है इसका। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है। अब हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, बट विल हैव ट्रबल रीन्यूइंग देयर वीज़ाज इफ़ दे लीव। तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो बट तो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है और कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन फैन बॉयज़ होते हैं और बट उनमें से एक है। ठीक है, तो क्योंकि जो बॉयज़ का बी है ना, तो वो बट को इंडिकेट करता है कि ये बट है हमारे पास। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का क्या काम होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो क्या इससे आगे वाला सेंटेंस हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है? तो इसको पढ़ते हैं, विल हैव ट्रबल रीन्यूइंग देयर वीज़ा इफ़ दे लीव। अब देखिए, आपने इसको पढ़ के आपको समझ नहीं आई होगी कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है और आपको लगा होगा कि ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का भी इस्तेमाल किया गया है।
तो देखें यहाँ पर ये जो दे है ना, इसको उठाकर अगर हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए, एक्चुअली में ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम ही कर रहा है कि दे विल हैव ट्रबल रीन्यूइंग देयर वीज़ा इफ़ दे लीव। तो इस तरह इसका सेंटेंस बन रहा है। देखें कुछ नाउन्स इस तरह के होते हैं कि वो ना अंडरस्टूड होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप रूम में बैठे हुए हो और कोई कमरे में आता है तो आप उसको कहते हो कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये उसके लिए अंडरस्टूड है कि उसी की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी ये अंडरस्टूड है कि दे की बात की जा रही है कि प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये दे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और बाकी सेंटेंस हमारे पास वर्ब फ्रेज आ जाता है और इस तरह ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन दो इक्वल क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है जो कि इक्वल इन स्टेटस हैं, और ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आता है इस तरह। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं ये। अब हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। द एज ऑफ इमिग्रेशन टू द यूएस अपीयर्स कोमा एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म कोमा टू बी ओवर फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस होता है कंप्लीट। द एज ऑफ इमिग्रेशन टू द यूएस, ये हो गया हमारे पास नाउन फ्रेज क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया। अपीयर्स, ये हमारे पास वर्ब फ्रेज आ जाता है, कोमा है आगे, एट लीस्ट इन दी शॉर्ट टर्म, तो ये हमारे पास आती है प्रपोजिशनल फ्रेज। टू बी ओवर, तो ये हमारे पास आ जाती है वर्ब फ्रेज। अब आप देखें कि अगर हम एट लीस्ट इन दी शॉर्ट टर्म इसको रिमूव कर दें सेंटेंस में कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या सेंटेंस को कोई फ़र्क पड़ा है? द एज ऑफ इमिग्रेशन टू द यूएस अपीयर्स टू बी ओवर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इससे हमें पता चला कि ये एडिशनल पॉइंट है कि एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसको रिमूव करने से कोई नुकसान नहीं हुआ हमें। हमारा सेंटेंस जो है वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक जा रहा था, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। अब देखिए इसी तरह ना आपने कोशिश करनी है कि अगर आप कोई प्रेसी की प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसमें भी आपने ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको निकालने की कोशिश करनी है कि अगर हम इस फ्रेज़ को या सेंटेंस को इसमें से रिमूव कर भी देते हैं तो क्या बाकी जो हमारे पास पैराग्राफ आता है उसको कोई फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह जो है ना आपकी प्रेसी राइटिंग इम्प्रूव होती है। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास द एज ऑफ इमिग्रेशन टू द यूएस, ये नाउन फ्रेज हो गया। अपीयर्स टू बी ओवर वर्ब फ्रेज हो गया। एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, ये वाला हमारे पास जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मतलब ये हमारे पास एक क्लॉज आ गया जो कि डिपेंड कर रहा था ऊपर वाले सेंटेंस पर, क्योंकि ये अपने आप में तो कंप्लीट मीनिंग नहीं ना दे रहा कि एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म, क्या एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म नहीं पता चल रहा हमें। तो इसको अगर समझना है तो फिर इसको सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह हमें पता चला कि ये वाला सेंटेंस एक्चुअली में डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, द एज ऑफ इमिग्रेशन टू द यूएस अपीयर्स टू बी ओवर, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है। तो अगर एक सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब आगे पढ़ते हैं। फॉर डेकेड्स द यूएस कंसीडर्ड इमिग्रेशन वायलेशंस टू बी अ सिविल इशू। वैसे यहाँ तक हमारा एक क्लॉज कंप्लीट होता है। आगे ये जो डैश इस्तेमाल की गई है ना, इसको हम कहते हैं एम डैश। ठीक है, एक जो इससे छोटी होती है ना, जो अगर हम कोई डेट लगाते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि 2022 2025, तो ये जो हम इसके दरमियान में ये जो छोटी डैश इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको एम डैश कहते हैं। ये एम डैश है जो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। एम डैश इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसा कि राइटर ने ये बताया कि पहले ऐसा होता था, यूएस कंसीडर करता था इमिग्रेशन वायलेशन टू बी अ सिविल इशू, लेकिन अब क्या हो रहा है, तो इसको ये जो नाउ हाउएवर है ना, ये यहाँ पर कंट्रेरी कंजक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कंट्रेरी कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, इनको भी आपने याद रख लेना है क्योंकि ये आपकी हेल्प करेंगे। जैसे सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होते हैं, इसी तरह कंट्रेरी कंजक्शंस भी होते हैं। और वो ये इसकी पूरी लिस्ट है, इनको आपने याद रख लेना है कि इनको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा हो रहा है। हाउएवर एवरीवन हु मेक्स, अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने एक सेंटेंस पढ़ा था वन होप्स, तो मैंने आपको बताया था कि वन आ जाए, एवरीवन आ जाए, एनीवन आ जाए, समवन आ जाए, तो इनके साथ ना हमने ये जिनके साथ भी वन वन आता है, समवन, एनीवन, नो वन, वन और एवरीवन, ठीक है, इनके साथ ना हम हमेशा जो है ना वो सिंगुलर ये होते हैं और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। और अगर कोई चीज़ सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हमने एस या एस का इजाफा करना है अगर वो डेफिनेट में आ रहा है, इनडेफिनेट में आ रहा है सेंटेंस में। तो यहाँ पर इनडेफिनेट सेंटेंस है तो हम जो है ना वो मेक से लगाएंगे, मेक नहीं लगाएंगे, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर भी है
और थर्ड पर्सन बी है, और हु यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है कौन, एवरीवन। कौन पर्सन है, एवरीवन की बात कर रहा है। मेक्स द टीनियस्ट मिस्टेक एंड जो है कोमा एंड, तो यहाँ पर टीनियस्ट मिस्टेक एंड समटाइम्स नाउन फ्रेज है, और ये जो मिस्टेक है ये भी नाउन है। तो इसी तरह ये दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इवन दोज हु मेक नो मिस्टेक एट ऑल कोमा आर नॉट जस्ट वीज़ा वायलेटर्स बट क्रिमिनल्स, आगे फुल स्टॉप, और यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर ना दो सेंटेंस इस्तेमाल किए गए। जो पहला था ना सिविल इश्यूज तक, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा था, इसको किसी की ज़रूरत नहीं थी। आगे वाला ये जो सेंटेंस था ना नाउ, अब क्या हो रहा है, तो ये कंट्रास्ट कर रहा था। तो हम कहेंगे कि ये कंट्रास्ट हमारे पास एक कंट्रेरी क्लॉज आ जाता है हमारे पास, और ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है ओवरऑल। तो देखिए एक ना मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग में ना कोई सेंटेंस आ रहा हो, फॉर डेकर्स है यहाँ पर, तो इसके आगे वाला जो स्टार्ट है ना वो हमेशा हम जो है वो सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे फॉर डेकर्स एक प्रपोजिशनल फ्रेज है हमारे पास, कोमा आएगा, कोमा आपने लाजमी लगाना है। उसके बाद आगे हमने हमेशा जो स्टार्ट करना है ना सेंटेंस को, वो करना है सब्जेक्ट के साथ। दी यूएस एक हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, एक नाउन है यहाँ पर, तो दी यूएस कंसीडर्ड वर्ब फ्रेज आ जाता है। इमिग्रेशन वायलेशंस टू बी अ सिविल इशू, ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इससे हमें पता चला कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मेन चीज़ आपने ये याद रख लेनी है कि अगर स्टार्टिंग में प्रपोजिशनल फ्रेज है तो उसके बाद हमने कॉमा का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और अपनी राइटिंग में इसी तरह ही इस्तेमाल करनी है ये वाली चीज़। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से लेक्चर की समझ आई होगी। अब आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको क्विज़ दिया था देन का, कि THEN और THAN इन दोनों में क्या डिफरेंस है और हमने कहाँ पर इनका इस्तेमाल करना होता है, इसके बारे में आपने मुझे लाजमी बताना है। और इसके अलावा आप अच्छा रिस्पांस दें ताकि हम डेली रेगुलर जो है ना वो वीडियो अपलोड करें और रोज़ इसी तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू रखें। अब यहाँ पर हम एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।